हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और छुट्टियों का मजा ले रहे होंगे। 2 छुट्टियां खत्म होने वाली है, बट आई होप आपने पूरा मजा किया होगा। एंड ऑफ कोर्स मैंने भी बहुत मजा किया। एंड वी आर गोइंग बैक टू कोर्ट फ्रॉम 1 जुलाई। एंड आई होप आज की वीडियो आप पूरी देखेंगे एंड आई होप टू हेल्प यू गाइस थ्रू आउट। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लीगल फील्ड में बहुत प्रोमिनेंट टॉपिक है और इसके बारे में सब कोई बात करता है, सब कोई जानते हैं। एंड मैनी न्यू कमर्स ऑल्सो वांट टू जॉइन दिस फील्ड ऑफ लॉ, क्योंकि ये जो फील्ड ऑफ लॉ है ये बहुत टाइम में और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। एंड मेनी पार्टीज एक्चुअली वांट टू गो फॉर दिस। सो यस, हम बात कर रहे हैं आर्बिट्रेशन की। मैं बहुत सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं कि आर्बिट्रेशन लॉयर्स तो बहुत पैसा कमाते हैं, आर्बिट्रेशन इज सच अ गुड फील्ड ऑफ लॉ and many parties want to go for it, many companies want to go for it, but what I feel is कि लोगों को actually में arbitration process क्या होता है वो नहीं पता है। so आज की वीडियो में बेसिकली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइज अबाउट द आर्बिट्रेशन प्रोसेस, कि आर्बिट्रेशन कैसे वर्क करता है एंड आर्बिट्रेशन के न्यूआंसेस क्या होते हैं, विच इज वेरी एसेंशियल। सबको लगता है कि आर्बिट्रेशन में बहुत पैसा है। आई डू नॉट डिनाई दिस। ऑफ कोर्स व्हेन यू सेटल डाउन इन द प्रोफेशन मनी इज नो लिमिट, बट यस आपको उसके न्यूआंसेस, आपको उसकी इनसाइट जरूर पता होनी चाहिए बिफोर स्टेपिंग इनटू एनी प्रोफेशन, बी इट आर्बिट्रेशन, बी इट इंसॉल्वेंसी और एनी अदर फील्ड ऑफ लॉ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो अबाउट द आर्बिट्रेशन प्रोसेस एंड कैसे हमारी कोर्ट्स फंक्शन करती हैं, कैसे हमारी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस फंक्शन करते हैं एंड कैसे आप पार्टीज को बेटर रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बता सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली आर्बिट्रेशन इज। तो आपने जैसे पढ़ा होगा बुक्स में और लॉ कॉलेज में आपको बताया जाता है दैट आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द पार्टीज डू नॉट गो टू द कोर्ट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ their dispute or adjudication of the dispute, but instead go to an independent arbitral tribunal comprising of independent persons which are chosen by the parties themselves and for the resolution of the dispute. तो बेसिकली आर्बिट्रेशन इवॉल्व ऐसे हुआ था कि कोर्ट्स के पास बहुत ज्यादा पेंडेंसी है और आज भी ऑफ कोर्स कोर्ट के पास बहुत ज्यादा पेंडेंसी है मैटर्स की। सो आर्बिट्रेशन वाज डिवाइज्ड विद एन इंटेंशन कि बहुत जल्दी रेजोल्यूशन हो जाए पार्टीज का। क्योंकि पार्टीज भी बहुत ज्यादा लिटिगेशन में इन्वॉल्व होना नहीं चाहती है, दे वांट अ क्विक सॉल्यूशन फॉर देयर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। सो क्या करते हैं कि पार्टीज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट दे गो टू एन इंडिपेंडेंट पर्सन और इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल which is called as an arbitral tribunal to adjudicate the disputes in place of a judge। मतलब उस ट्राइब्यूनल में जो मेंबर्स होते हैं वो एक जज की उपाधि पे ही होते हैं, बट नॉट ऑफ कोर्स इन अ कोर्ट। सो ये होता है हमारा आर्बिट्रेशन विच इज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। सो इंडिया में बेसिकली डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में हमारा क्या होता है, द स्टार्टिंग पॉइंट इज नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन। जब भी ऐसा डिस्प्यूट होता है पार्टी के बीच में, तो व्हाट one party does is it sends to another party a notice invoking arbitration, which is an essential under section 21 of the arbitration and conciliation act कि आप arbitration ऐसे नहीं शुरू कर सकते unless and until you have given the other side a notice invoking arbitration and given them time to also choose their arbitrator। सो क्या होता है नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन में, गाइस आपको हमेशा अपने डिस्प्यूट के बारे में जरूर लिखना है, अपने क्लेम्स के बारे में जरूर लिखना है, जो भी आपके क्लेम्स हैं। एंड यू कैन ऑलवेज पुट अ लाइन, द पार्टी में अमेंड दीज क्लेम्स वेरी और एड एट अ लेटर स्टेज। बट आपको जरूर दूसरी पार्टी को बताना है कि आपके क्लेम्स क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल क्लेम्स क्या हो सकते हैं, बिकॉज दे आर जजमेंट्स टू दिस इफेक्ट कि नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन में क्लेम्स के बारे में, पोटेंशियल क्लेम्स के बारे में बताना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम द डिस्प्यूट एंड पोटेंशियल क्लेम्स, आपको अपने नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन में दूसरी पार्टी को एक आर्बिट्रेटर के बारे में भी बताना होता है जो कि आपकी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा। मतलब आपका चॉइस ऑफ एन आर्बिट्रेटर ऑल्सो आपको दूसरी पार्टी को बताना होता है। तो क्या हो सकता है कि आपके अग्रीमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपके ट्राइब्यूनल में सिर्फ एक सोल आर्बिट्रेटर हो, मतलब वन आर्बिट्रेटर हो, या फिर आपके आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में 3 आर्बिट्रेटर्स हो। तो गाइस आर्बिट्रेटर्स हमेशा, या आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल हमेशा ऑड नंबर्स में होती है, वो इवन नहीं हो सकते हैं, 2 4 6 नहीं हो सकता है, इट शुड ऑलवेज बी 1 3 5 एंड सो ऑन।
तो अगर आपकी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी अ सोल आर्बिट्रेटर, तो आपको एक सोल आर्बिट्रेटर के पास में जाना है विच इज चोजन बाय बोथ द पार्टीज। तो आप अपने नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन में अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेटर दूसरी पार्टी को सजेस्ट कर सकते हैं, एंड अगर दूसरी पार्टी उस आर्बिट्रेटर पे कंसेंट कर दे तो वो आर्बिट्रेटर आपका डिस्प्यूट एडजुडिकेट कर लेगा। हाउएवर, अगर आपके आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में 3 आर्बिट्रेटर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो एक आर्बिट्रेटर आपको अपनी साइड से देना है, दूसरी साइड से एक आर्बिट्रेटर आएगा, वो भी अपना एक चॉइस ऑफ आर्बिट्रेटर देंगे, एंड देन दोस 2 आर्बिट्रेटर्स हैव टू डिसाइड अपॉन अ थर्ड आर्बिट्रेटर जो कि प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा, बेसिकली जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को चेयर करेगा। आपने अब सपोजिटली अपना नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन दूसरी साइड को दे दिया है, बट और नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन के विद इन 30 डेज दूसरी साइड को भी अपना एक आर्बिट्रेटर बताना होता है। बट व्हाट इफ अगर वो दूसरी साइड कंसेंट ही ना करे आर्बिट्रेटर के लिए, या वो अपना आर्बिट्रेटर बताए ही ना, तो उस केस में आप कैसे करेंगे? उस केस में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कैसे फॉर्म होती है? तो उस केस में हमें कोर्ट के पास में जाना पड़ता है अंडर सेक्शन 11 of the Arbitration Conciliation Act for appointment of arbitrator। तो बेसिकली ये कोर्ट कौन सी होती है? डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस में ये कोर्ट हाई कोर्ट होती है, जिसके पास में आप फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर जा सकते हैं। तो गाइज, अब ये तो हो गया कि हमने अपॉइंट कर लिया आर्बिट्रेटर, पर ऐसा भी तो कभी हो सकता है ना कि आपको बहुत अर्जेंसी है, लेट्स से आपका कोई केस है जिसमें आपकी बैंक गारंटी इन्वोक हो सकती है, या फिर वो बंदा, आपने कोई सिक्योरिटी दे रखी है उस दूसरी साइड को, और आपको डर है कि आर्बिट्रेशन शुरू होने से पहले ही शायद वो आपकी सिक्योरिटी ले जाए या इन कैश करा ले कुछ भी और आपके पैसे लेके भाग जाए, या देयर इज अ प्रॉपर्टी जो कि आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी के एसेट्स प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में आप आर्बिट्रेशन शुरू होने का वेट तो नहीं कर सकते। तो उस केस में आप क्या करेंगे? बिफोर स्टार्टिंग एन आर्बिट्रेशन यू कैन ऑल्सो गो टू अ सिविल कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट अंडर सेक्शन 9 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट टू सीक इंटरिम मेजर्स फ्रॉम द कोर्ट। तो आप इंटरिम मेजर्स कैसे सीख कर सकते हैं? आपको कोर्ट को बताना होगा कि अर्जेंसी क्या है आपके मैटर में, और ग्राउंड्स क्या है कि आर्बिट्रेशन शुरू होने से पहले ही आप कोर्ट के पास में आ गए। इस केस में कोर्ट आपको डायरेक्शंस दे सकती है, दूसरी साइड को डायरेक्शन दे सकती है। लेट्स से आपको बैंक गारंटी प्रिजर्व करानी है, तो कोर्ट विल गिव अ डायरेक्शन टू द अदर साइड कि वो टिल द डिस्पोजल ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स उस बैंक गारंटी को इनकैश नहीं करा सकते। इसमें बहुत सारे और भी इंटरिम मेजर्स होते हैं जो कि आप कोर्ट को बता सकते हैं, अपनी ग्राउंड्स में लिख सकते हैं, जिसके लिए कोर्ट आपको इंटरिम मेजर्स प्रोवाइड कर सकती है। लेट्स से आपको प्रॉपर्टी प्रिजर्व करनी है तो उसके लिए इंटरिम मेजर हो सकता है, आपके गुड्स प्रिजर्व करने हैं तो उसके लिए इंटरिम मेजर्स हो सकते हैं। तो सेक्शन 9 में ऐसे बहुत सारे इंटरिम मेजर्स की बात करी गई है, और एनी अदर इंटरिम प्रोटेक्शन विच यू वांट टू सीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। तो उस केस में हम सेक्शन 9 पे रिलाई करते हैं और कोर्ट के पास जाते हैं। सो वंस योर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या होता है? बेसिकली जैसे पिटिशनर होता है कोर्ट में जो कि अपनी पिटिशन लेकर जाता है, वैसे ही आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास में क्लेमेंट होता है। बेसिकली जिसने नोटिस इन्वोकिंग आर्बिट्रेशन दिया होता है वो हमारा क्लेमेंट होता है, क्योंकि उसके क्लेम्स होते हैं आर्बिट्रेशन में। तो क्या होता है कि वो क्लेमेंट आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में अपने क्लेम्स फाइल करता है बिफोर दी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। तो उन क्लेम्स को क्या बोला जाता है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। इंस्टेड ऑफ सेइंग इट एज अ पिटिशन और एन एप्लीकेशन, इट इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। इन रिस्पॉन्स टू दैट स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो दूसरी साइड होती है उसे बोलते हैं रिस्पोंडेंट। तो रिस्पोंडेंट अपने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करता है। तो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस इज अ रिस्पॉन्स टू योर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। तो ऐसे ही आपने क्लेम्स फाइल करे, दूसरी साइड ने अपने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस फाइल करा, तो अगर ट्राइब्यूनल की परमिशन है तो आप उस स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस को रिबट करने के लिए रिजॉइंडर भी फाइल कर सकते हैं, विच इज बेसिकली जो भी उस स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस में कोई न्यू पॉइंट्स आए हैं तो आप उन्हें रिबट करने के लिए अपना रिजॉइंडर दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, द रिस्पोंडेंट ऑल्सो हैज एन ऑप्शन टू फाइल इट्स काउंटर क्लेम्स। तो लेट्स से आपके मैटर में आपने तो क्लेम्स फाइल कर दिए, बट रिस्पोंडेंट को भी कुछ रिकवरी आपसे करनी है, तो उसको भी ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस के साथ अपने काउंटर क्लेम्स फाइल कर दे।
तो ये हो गया कि आपकी प्लीडिंग्स क्या होती हैं बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. नाउ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड स्ट्रिक्टली बाय द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, दो हमारे सीपीसी के प्रोविजंस या फिर एविडेंस के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसेस में, बट द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल इज नॉट स्ट्रिक्टली बाउंड बाय देम. तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके आर्बिट्रेशन में आप हेविली डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे हो और आपको एविडेंस के लिए नहीं जाना है, तो द ट्राइब्यूनल कैन ग्रांट यू परमिशन एंड यू कैन स्ट्रेट अवे मूव फॉर आर्ग्यूमेंट्स. बट अगर आप स्ट्रिक्टली रिलाई नहीं कर रहे, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे रिलाई कर रहे हैं बट यू ऑल्सो वांट टू प्रोवाइड ओरल एविडेंस इन द मैटर या फिर एक्सपर्ट टेस्टिमनी. बहुत सारे मैटर्स ऐसे टेक्निकल मैटर्स होते हैं, लेट्स से टेक्नोलॉजी डिस्प्यूट्स या फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्प्यूट्स जिसमें बहुत टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती हैं एंड द पार्टीज वांट्स टू हायर एक्सपर्ट्स टू गिव देयर एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन द मैटर टू हेल्प द ट्राइब्यूनल टू बेटर एडजुडिकेट द ट्राइब्यूनल. तो उन केसेस में हमारे ट्रायल होते हैं विच इज नॉर्मली जो हमारा बेसिक कोर्ट के पास में ट्रायल होता है, नॉट लाइक दैट बट इन अ प्राइवेट रूम, लाइक हमारे प्राइवेट पार्टीज के बीच में एंड बिफोर एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल आपका चीफ एग्जामिनेशन या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है विच इज एविडेंशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. तो उस केस में क्या होता है कि बोथ द साइड्स फाइल द एविडेंस एफिडेविट्स, जो भी उनको अपने तरफ से फैक्ट विटनेसेस प्रोड्यूस करने हैं. लेट्स से कोई कंपनी है, उसको वो प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर इन्वॉल्व होना हुआ था उसको उसे प्रोड्यूस करना है या कोई साइट इंजीनियर को प्रोड्यूस करना है, तो यू गिव योर लिस्ट ऑफ विटनेसेस बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एंड देन यू फाइल योर एविडेंस बाय वे ऑफ एन एफिडेविट बिफोर द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. तो दोनों पार्टी ने अपने एविडेंसेस फाइल कर दिए, देन ट्राइब्यूनल एक डेट फिक्स करेगा उस पर्टिकुलर विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन का. तो ऐसे आपका ट्रायल कंडक्ट होगा बिफोर एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. ट्रायल एंड होने के बाद आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डेट्स फिक्स करेगी फॉर द आर्ग्यूमेंट्स, लाइक द फाइनल आर्ग्यूमेंट्स इन द मैटर. तो आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में ट्राइब्यूनल विल रिजर्व द अवार्ड. जैसे एक ऑर्डर रिजर्व होता है वैसे एक अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड रिजर्व होता है. वंस द ट्राइब्यूनल हियर बोथ द पार्टीज, और वो कुछ टाइम के बाद में आपको आर्बिट्रल अवार्ड लिख के दे देती है. सो what happens once an arbitral award is passed? So an arbitral award is basically equivalent to a decree, जो हम CPC में पढ़ते हैं decree of a civil court, वैसे ही arbitral award भी enforce किए जा सकते हैं under section 36 of the Arbitration and Conciliation Act. बट अगर किसी भी पार्टी को उस आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट कोई ग्रीवांस है कि उन्हें लगा कि ट्राइब्यूनल ने सही ऑर्डर नहीं दिया है या उनके फेवर में नहीं दिया है, ये वाले क्लेम्स उन्हें मिलने चाहिए थे, सो दैट पार्टी कैन चैलेंज दैट आर्बिट्रेशन अवार्ड और आर्बिट्रल अवार्ड बिफोर द कोर्ट अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट. उसके बाद जब वो अवार्ड को चैलेंज कर देते हैं अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट, उसका एक ऑर्डर आ जाता है कोर्ट से. तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी अगर कोई पार्टी का कोई ग्रीवांस है, मतलब दूसरी पार्टी का कोई ग्रीवांस हो सकता है, अगर उस ऑर्डर में बोल दिया जाए कि आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करना है, तो दूसरी पार्टी का ग्रीवांस हो सकता है या हमारी पार्टी का ही कोई ग्रीवांस हो सकता है कि वो बोले कि 34 में भी उनके अगेंस्ट ही जजमेंट पास हुई है. तो देन ऑल्सो अ पार्टी हैज लिमिटेड रिकोर्स अंडर सेक्शन 37 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट टू अपील अगेंस्ट दैट ऑर्डर. बट वो बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स में होता है एंड यू have to be mindful while going through this entire process. So in the next videos I will try to come up with a mechanism कि हम एक step by step manner में पूरा arbitration process सीख जाएं कि आपको जब अपने profession में आप start करें arbitration तो आपको एक पता हो, आपको insights पता हो in arbitration के, and you will be able to deliver much better resolution or much better advice to your clients. So stay tuned to the next videos and I will try and ensure that I'll help you in all possible manner. If you guys have any comments, please drop it in the chat box. I will answer your comments. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे एंड वो सब भी इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके एक बेटर स्टेप लें लीगल प्रोफेशन में. बाय.